Hello guys, good morning to all of you. This is Kunal Pratap Singh. In this video lecture, we will basically cover the current affair of 14 July 2020. So without delay, let's start. First one article is what is Itolizumab, right? इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे. मैं आपको बता दूं कि Itolizumab की जब हम चर्चा करते हैं तो ये बेसिकली एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसे पहले से ही गंभीर पुरानी प्लेग सायरोसिस में उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है. हालांकि अब ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल डेटा के आधार पर इसे इटोलीजुमाब के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है. लेकिन यहाँ पे एक बात आती है कि आखिर ये जो हम लोग ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ी जानकारी ले तो हम ये पाएंगे कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which approves licensing of specified categories of drugs such as blood and blood products for fluids, vaccine and sera in India. राइट, तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा. इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना न्यू दिल्ली में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. साथ ही साथ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो इसके गवर्नमेंट जो है द गवर्नमेंट ऑन 14 अगस्त 2019 अपॉइंटेड वीजी सोमानी एज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. याद रखना आपको, ये आ सकती है एग्जामिनेशन में. इसके बारे में अगर हम कुछ और जानकारी लें तो हम ये पाएंगे कि बायोटेक कंपनी बायोकॉन ने कहा कि जो इसको बनाने वाली जो कंपनी है उन्होंने कहा कि मध्यम से लेकर गंभीर कोविड जो रोगी है कोविड 19 के रोगियों के उपचार के लिए बायोलॉजिकल दवा इटोलीजुमाब पेश करेगी जिसका लगभग कीमत 8,000 प्रति सीसी होगा. राइट, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट उनके द्वारा फैक्ट कहा गया है कि कंपनी ने यह भी कहा कि उसने कोविड-19 के मीडियम से लेकर गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डेंजर सिंड्रोम के मरीजों के उपचार के लिए भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए इटोलीजुमाब इंजेक्शन 25 मिलीग्राम 5 मिलीलीटर के मार्केटिंग के भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से मंजूरी मिल गई है. तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. राइट, अगला जो हमारा ATT ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल फॉर स्कूल चिल्ड्रेन, इसके बारे में अगर हम जब जाने तो हम ये पाएंगे कि भारतीय मोबाइल ऐप विकास परितंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप जो है के रूप में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में जितने भी छात्र हैं स्कूली छात्र उनके लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है. वहीं पर दूसरा हमारा जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में देखो. इससे जो है भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया. इसका उद्देश्य मात्र इतना है कि AIM के प्रमुख जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना, उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है. हालांकि ATL जो हम लोग बात कर रहे हैं ये ऑनलाइन है, कोर्स है जो पूरी तरीके से निःशुल्क है. ये तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया. अगला हमारा जो है टाइफैक के बारे में. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टाइफैक को लेकर कुछ आपको जानकारी. टाइफैक इज अ टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल. बेसिकली इट वाज सेट अप इन 1988 अंडर द एजिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद एन ऑब्जेक्टिव टू foresee the technological innovation in select technological area which were of the national importance. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ का ध्यान रखना है. अब यहाँ पे देखना है कि टाइफैक इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया. मैं आपको बता दूँ टाइफैक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत मैंने बता दी 1988 में एक इसकी जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. इसका कार्य मैंने बता दिया प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति करना, प्रौद्योगिकी प्रक्षेप पथ यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्रीज का आकलन करना और राष्ट्रीय महत्व नेशनल इंपॉर्टेंस के चुनिंदा क्षेत्रों में नेटवर्क अभिक्रियाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा देना. हालांकि टाइफैक को इसकी बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR और प्रशिक्षण योजना किरण IPR के लिए इसे रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार यानी नारी शक्ति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया है. अब यहाँ पे एक बात आती है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है. मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसके बारे में बात करें, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार ही बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाते हैं. राइट, यानी इंडिविजुअल देयर इंटेलेक्चुअल टू बी प्रोवाइडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ राइट्स एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड. राइट, in fact it is believed that if a person does some kind of intellectual creation such as creation, research, invention etc of a literary work then the first person should have exclusive rights over it. याद रखना आपको. साथ ही साथ मैं बता दूं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में दैट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ विल डिस्ट्रीब्यूट द रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवरी अवार्ड ऑन 29 मार्च. इन दिस 1 lakh rupees and citation is given to the best performing women and women in the respective fields. In this apart from 100 women villages, remember this point, village heads and 20 other women will be given in this award. ये एक्स्ट्रा न्यूज़ है, आपको इस बारे में थोड़ा जानकारी रखना है. तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा जाना. अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा जो अगला न्यूज़ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं
जो हमारा अगला जो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया, लेकिन हमारा अगला है यहाँ पे आप देख सकते हो टाइफाइड के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिया है। टू अपग्रेड द दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनटू अ नेशनल पार्क, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए हो जाता है कि ये आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत महत्व, काफ़ी ही इसका एक स्कोप है आपके एग्जाम में आने का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में असम सरकार द्वारा दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य यानी दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। ये चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान देना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, क्योंकि पूछा जा सकता है। और इससे एक इंपॉर्टेंट जो अगर कनेक्ट करें क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हर एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी कौन सा नेशनल पार्क किस नदी के तट पर स्थित है। इस तरीके की क्वेश्चन बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसे जयपुर रैन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तथा यह अभयारण्य दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है और यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में स्थित और 111.19 वर्ग किलोमीटर वर्षा वन क्षेत्र को कवर करता है। अगला हमारा यहाँ पे है, इस अभयारण्य में टोटल हम लोग 47 अगर बात करें मैमल्स हैं, स्तनपाई जानवर, और सरीसृप 47 यानी रेप्टाइल्स, और 310 अगर हम बात करें तितली की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। अब यहाँ भी इसके बारे में थोड़ा और जान लो कि इस अभयारण्य में हम लोगों ने बात कर लिया। और दिहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्ष वनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी रैन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो दिहिंग इस जंगल से होकर बहने वाली नदी का नाम है और तथा अभयारण्य पटकाई पहाड़ी की तली में स्थित है और भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN के अंतर्गत श्रेणी 2 में आती है, सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र में है। और भारत में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो हुआ था 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुरानी पार्क है इंडिया का। अगला है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जो पेपर 1 कम पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, राइट, क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन बन सकती है, नाइट ग्रिड को लेकर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि भारत में जो है अभी क्या हुआ कि पिछले वर्ष वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित ऑल इंडिया बाघ आकलन 2018 के चौथे क्रम चक्र के परिणामों में विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। याद रखना आप, कैमरा ट्रैप मोशन सेंसर के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। 141 विभिन्न साइटों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है। याद रखना, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। अगला हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो न्यूज़ है, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, राइट, इस बारे में देखिए यहाँ पे आप, नाट ग्रिड ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ FIR तथा चोरी के वाहनों से संबंधित जितने भी केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में घटना इंसिडेंट हुई है। अगला इसमें जानते हैं नाट ग्रिड के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। नाट ग्रिड जो है 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित मंच पर आवर्जन संबंधित प्रविष्टि, अर्थात हम बोल सकते हैं प्रवासी के आने व जाने संबंधित सूचनाओं, किसी संदिग्ध यानी सस्पेशियस जो बोल सकते हैं का टेलीफोन विवरण या फिर बैंकिंग संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु वन स्टॉप केंद्र का निर्माण करना था। वहीं दूसरा जो है इस परियोजना को 31 दिसंबर तक सुचारू रूप से जारी करने का लक्ष्य है, राइट, याद रखना ये। अगला हमारा जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि डेटा तक कौन पहुंच सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सहित कम से कम 10 केंद्रीय एजेंसियों के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डेटा एक्सेस करने का माध्यम होगा। नाथ ग्रिड दूरसंचार कर रिकॉर्ड बैंक यानी हम बोल सकते हैं टैक्स रिकॉर्ड्स, बैंक आवर्जन यानी इमिग्रेशन आदि 21 संस्थाओं से डेटा जो है संग्रह करेगा, यानी वो कलेक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें डिस्पैरेजमेंट्स का यानी आलोचना यानी क्रिटिसिज्म इसकी क्या क्या है, तो इस बारे में हम पाएंगे, क्योंकि देखो आर्गुमेंट्स में सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। नाट ग्रिड का निजता के संभावित उल्लंघन तथा निजी गोपनीय जानकारी को लीक होने की संभावना के आधार पर विरोध किया जा रहा है।
आतंकवाद को रोकने में इसके प्रभावकारिता पर भी सवाल उठाया गया, क्योंकि किसी भी राज्य एजेंसी या पुलिस बल को नाथगृह डेटाबेस एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, जिसे तत्काल हम बात करें प्रभावी कार्रवाई संभावना कम हो सकती है। अगर हम इसके अनुसार बात करें, कुछ विशेषज्ञ यानी कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार नाथगृह जैसे डिजिटल डेटाबेस का दुरुपयोग किया जा सकता है दोस्तों। हालांकि पिछले 2 दशकों में आतंकवादी द्वारा डिजिटल उपकरणों पर उपयोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया है। नाथगृह के संदर्भ में अगर हम बात करें तो खुफिया एजेंसियां कुछ हैं, तो इसको लेकर एक आई है कि इन्होंने ये भी आशंका व्यक्त की है कि इनका ये कहना है बेसिकली कि यह उनके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है कम्प्लीटली, तथा उनके काम के कंटेक्स्ट में टर्म्स में अन्य एजेंसियों को जानकारी लीक कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये चीज़ आपको जानना भी है। एक्सक्लूडिंग व्हाई डू वी नेसेसिटेट नाथगृह, क्यों इसकी आवश्यकता है? हालांकि नाथगृह जैसी जो परिष्कृत माध्यमों के न होने का नुकसान ये भी है कि पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए कठोर तथा आह्वानजनक तरीकों को अपनाने के लिए विवश होना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी जिस प्रकार की आप देख सकते हो, पुलिस को एक प्रेशर में काम करना पड़ रहा है इस एमिड लॉकडाउन में। प्रत्येक टेररिस्ट के टेररिस्टियल अगर हम बात करें टेररिस्ट या टेरर अटैक के बाद या इंसिडेंट के बाद, पुलिस कई सस्पिशियस पर्सन यानी पर्सनालिटी या फिर जो हम बोल सकते हैं पर्सन को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिनमें अधिकांश निर्दोष होते हैं बेचारे। यदि इसके स्थान पर एक अन्वेषण व पहचान तंत्र होने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में कमी आएगी। होता क्या है कि निर्दोष लोगों को अरेस्ट करने के बाद बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की भी पॉइंट आ जाती है, जिसमें पुलिस को काफ़ी परेशान होना पड़ता है, राइट। अगला जो हमारा पॉइंट है, नाथगृह इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों पर नजर रखने में मदद करेगा। पुलिस के पास संदिग्ध व्यक्ति के सभी डेटाबेस तक पहुंच होगी तथा डेटाबेस की मदद से इसकी गतिविधियों को ट्रैक किया जा सकेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।